14 अक्टूबर 2025 सुबह 4:45 जब हम सब सो रहे थे, वही दुनिया के दूसरे साइड स्पेसएक्स ने अपनी लास्ट स्टारशिप फ्लाइट लॉन्च की। वैसे टेक्निकली ये सिर्फ वर्जन 2 की लास्ट फ्लाइट थी। अब आप कहोगे ये वर्जन 2 क्या है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपके सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। जब स्पेसएक्स नाम की कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तब इलोन मस्क एक छोटी सी होप लेकर जी रहे थे, और वो ये थी कि एक दिन ह्यूमंस मार्स पर बसेंगे। हर साल वो नासा की वेबसाइट पर चेक करते थे, कहीं नासा ने मार्स पर ह्यूमंस भेजने का प्लान अनाउंस तो नहीं किया, पर जवाब हमेशा सेम होता, नो प्लान्स। रीजन साफ था, अपोलो प्रोग्राम के बाद नासा की फंडिंग ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 12 लोगों को चांद पर भेजा, लेकिन उसके बदले में $25 बिलियन का खर्चा हुआ। आज के टाइम में उसकी वैल्यू होती है अराउंड $257 बिलियन। सोच के देखो, एक इंसान को चांद पर भेजने का कॉस्ट इतना था कि उस पैसे में अंबानी के 100 से ज्यादा एंटीलिया खरीदे जा सकते हैं, सिर्फ एक इंसान के लिए। और अब अगर चांद को हम बाजू वाली गली मान ले, तो मार्स लिटरली दूसरे शहर में है। वहां तक पहुंचने का खर्चा उससे भी कई गुना ज्यादा होता, और इसीलिए नासा ने ह्यूमंस को मार्स पर भेजने का सपना होल्ड पर रख दिया। टेक्नोलॉजी वीक थी, रॉकेट्स पावरफुल नहीं थे, और सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिकन पब्लिक स्पेस मिशंस के खिलाफ थी। उनका कहना था, इतने पैसे एक मिशन पर खर्च करने से अच्छा लोगों का पेट भर दो। फिर क्या था, एक कंपनी थी पेपैल, जिसमें सबसे बड़े शेयरहोल्डर थे इलॉन मस्क। जब ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा, तो इलॉन को इस डील से $180 मिलियन मिले। अब 20s में ये काफी बड़ी रकम थी। मस्क चाहते तो अपनी जिंदगी ऐशोआराम में गुजार सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने ये किया होता तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होता। और इसी सपने को सच करने के लिए मस्क ने 2 कंपनीज एस्टैब्लिश की, टेस्ला और स्पेसएक्स। उन्होंने स्पेसएक्स में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन बाद में स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों में काफी डाउनफॉल आया, इतना ज्यादा कि उनका सारा पैसा डूब गया। हद तो तब पार हो गई जब उन्हें अपना घर बेचना पड़ा और रेंट पर एक फ्लैट लेना पड़ा। स्पेसएक्स को चलाने के लिए उन्हें उधार भी लेना पड़ा। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जल्दी। लेकिन फिर नासा ने स्पेसएक्स में फंड किया। नासा ने $150 करोड़ की फंडिंग दी स्पेसएक्स को। उस टाइम अगर नासा ये फंडिंग नहीं देता, तो आज कोई स्पेसएक्स नाम की कंपनी नहीं होती, और आज भी हम स्पेस सेक्टर में 20 साल पीछे जी रहे होते। लेकिन उस $150 करोड़ ने स्पेसएक्स की किस्मत ही बदल दी। फिर इलॉन मस्क ने अपनी फैल्कन सीरीज बनाई, जिसमें सबसे पहला था फैल्कन 1, ये एक टेस्ट लॉन्च व्हीकल था, और एक था फैल्कन 9, जो आज के जमाने का सबसे अफोर्डेबल रॉकेट माना जाता है, और एक था फैल्कन सुपर हैवी, ये इंटरप्लैनेटरी कार्गो या बड़े पेलोड्स के लिए डिजाइन किया गया था। और आखिरी में आता है स्टारशिप, जो ह्यूमंस को मार्स पर भेजने के लिए बना, और ये अभी टेस्टिंग स्टेज में है। स्टारशिप की कहानी शुरू होती है 2018 में। इसी साल स्पेसएक्स ने टेक्सास में स्टारबेस की डेवलपमेंट शुरू की। इसी बेस पर स्टारशिप की डिजाइनिंग, R&D और मैन्युफैक्चरिंग होती है। शुरुआत में इसका डिजाइन काफी वीक था, और ये स्टारशिप लगता भी नहीं था। पहले इसे स्टार हॉपर कहा जाता था। ये एक प्रोटोटाइप था रैप्टर्स इंजन की टेस्टिंग के लिए। अप्रैल 2019 में सबसे पहला स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया। फिर जुलाई 2019 में इसे उड़ाने का सोचा गया, और ये उम्मीद से ज्यादा ऊपर उड़ गया। फिर दोबारा अगस्त 2019 में इसे उड़ाने का प्रयास किया गया, और ये 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा और सेफली लैंड भी हुआ। इसने प्रूव किया कि रैप्टर्स इंजन काफी पावरफुल है। ये स्टारशिप प्रोजेक्ट की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट थी। इसलिए 2019 को प्रैक्टिकल टेस्टिंग की असली शुरुआत माना जाता है। अब साल आया 2020। पूरी दुनिया में केओस था, कोविड पैंडेमिक बढ़ रहा था,
और ज्यादातर स्पेस मिशंस डिले हो रहे थे। लेकिन स्पेसएक्स रुका नहीं। स्टारशिप की टेस्टिंग फुल स्पीड में चल रही थी। फरवरी 2020 में स्पेसएक्स ने स्टारशिप के एक नए प्रोटोटाइप का टेस्ट शुरू किया। इसका नाम था SN1। ये एक क्रायोजेनिक प्रेशर टेस्ट था, जिसमें टैंक के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरा गया था, ताकि ये चेक किया जा सके कि टैंक एक्सट्रीम कोल्ड और हाई प्रेशर को ये हैंडल कर पाता है या नहीं। लेकिन टेस्ट के दौरान प्रेशर कंट्रोल फेल हो गया। टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ता गया और कुछ सेकंड्स बाद स्टारशिप SN1 लिटरली ब्लास्ट हो गया। जैसे एक बलून में हवा भरते जाओ और वो हद से ज्यादा भर जाए तो वो फूट जाता है। बिल्कुल वैसे ही SN1 का लोअर सेक्शन कोलैप्स कर गया और पूरा स्ट्रक्चर हवा में उड़ गया। फेलियर का रीजन सिंपल था, गलत वेल्डिंग। एक छोटी सी फ्लॉ ने पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। लेकिन स्पेसएक्स ने इसे एंड नहीं, एक लेसन माना। स्टारशिप का डिजाइन आसमान से टपका नहीं है, बल्कि डेकेड्स के एरोस्पेस रिसर्च, फेलियर्स और साइंस फिक्शन से इंस्पायर हुआ है। इलॉन मस्क ने कहा था, कोई चीज ओरिजिनल नहीं होती, आप बस चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। इलॉन बचपन से ही साइंस फिक्शन के बहुत बड़े फैन रहे हैं। खासकर 2 बुक्स ने उन पर गहरा असर छोड़ा। पहली थी द फाउंडेशन सीरीज, जिसमें एक गैलेक्टिक एम्पायर है जो पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ है। यही मस्क के मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के विजन की असली फाउंडेशन बनी। दूसरी थी द मून इज अ हर्श मिस्ट्रेस। इस बुक में ल्यूनर मॉड्यूल डिस्क्राइब किया गया है, जो एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। यही आइडिया मस्क को बेहद पसंद आया। इन दोनों बुक से उन्हें यह समझ आया कि एक ही प्लैनेट पर रहना ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था, हमें यह प्लैनेट छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये अर्थ हमेशा नहीं रहेगी, ये भी एक दिन खत्म होकर रहेगी। और इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए मस्क को चाहिए था एक मैसिव व्हीकल जो इतनी ड्यूरेबल हो कि 7 महीने तक लगातार सफर कर सके और जो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो। और इसी व्हीकल का नाम था स्टारशिप। स्टारशिप के कई वर्जन्स डिजाइन किए गए। सबसे पहला था स्टारशिप ब्लॉक 1 या फिर स्टारशिप वर्जन 1। ये पूरा वर्जन सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना था, कमर्शियल या मार्स मिशन के लिए रेडी नहीं था। स्टारशिप ब्लॉक 1 ने सिर्फ 6 उड़ान भरी, जिसमें से 4 सक्सेसफुल और 2 फेल रही। इसकी हाइट थी 121.3 मीटर, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा, और पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 15 टन। ये तो फैल्कन 9 से भी कम है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ एक टेस्ट व्हीकल था, इसलिए इनिशियल पेलोड कैपेसिटी शुरुआत में काफी लिमिटेड रही। ये ब्लॉक 1 ही था जिससे स्पेसएक्स ने रियल वर्ल्ड टेस्टिंग और रैप्टर्स इंजन की कैपेबिलिटीज को प्रूव किया, और इसी से स्टारशिप का फाउंडेशन सेट हुआ। अगला था ब्लॉक 2, जिसकी लास्ट फ्लाइट सिर्फ 13 दिन पहले 14 अक्टूबर 2025 को हुई थी। और एक बात ध्यान देने लायक है, हम यहां सिर्फ स्टारशिप के अपर स्टेज यानी शिप सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल में ऑर्बिट तक जाता है, बूस्टर की नहीं। क्योंकि स्टारशिप के बूस्टर, जिसे सुपर हैवी कहा जाता है, उसका अलग वर्जनिंग सिस्टम नहीं होता। ब्लॉक 1 का बूस्टर ब्लॉक 2 या 3 के टेस्ट्स में भी रीयूज होता है। तो इस सीरीज में हम सिर्फ स्टारशिप के अपर स्टेज वर्जन्स पर फोकस कर रहे हैं। अब अगर बात करें ब्लॉक 2 की, तो ये वर्जन काफी एडवांस था। पेलोड कैपेसिटी बढ़कर 15 टन से 35 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच गई थी, जो फैल्कन 9 से भी ज्यादा है। इस ब्लॉक का यूज स्टारलिंक के डमी सैटेलाइट्स भेजने के लिए भी हुआ था, और जब इसकी पहली 3 फ्लाइट्स हुई तो ये सब फेल रही। लेकिन 4th फ्लाइट, जो स्टारशिप का 10वां ओवरऑल फ्लाइट टेस्ट था, वो फाइनली सक्सेसफुल रहा। और फिर हुआ सबसे रीसेंट 11th फ्लाइट टेस्ट, जो स्पेसएक्स के लिए एक माइलस्टोन मोमेंट था। इस साल के लिए अब कोई भी स्टारशिप लॉन्च प्लान नहीं है। अब पूरा फोकस ब्लॉक 3 पर है। ब्लॉक 3 पहली बार लो अर्थ ऑर्बिट तक जाने का अटेम्प्ट करेगा, और ये हिस्टोरिक होगा, क्योंकि अब तक हर स्टारशिप सिर्फ ट्रांस एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट तक गया था, यानी 100 किलोमीटर के आसपास तक। नासा के हिसाब से स्पेस बॉर्डर 80 किलोमीटर पर स्टार्ट होती है,
लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट होती है 200 से 800 किलोमीटर तक। तो जब स्टारशिप ब्लॉक 3 इस रेंज तक पहुंचेगा, वो स्पेसएक्स के हिस्ट्री में पहला ऑर्बिटल फ्लाइट होगा। और बात करें ब्लॉक 3 की पावर की, तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 100 टन तक हो सकती है, यानी एक फ्लाइट में 1,00,000 किलो तक का पेलोड ऊपर ले जाने की क्षमता। कंपैरिजन के लिए, जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो करंटली अंडर डेवलपमेंट में है, उसका एस्टिमेटेड वेट 52 टन है और स्टारशिप उसका डबल लोड स्पेस में ले जा सकता है। अब सोच के देखो, जो ब्लॉक 4 आएगा वो डायरेक्ट 200 टन तक का पेलोड ऑर्बिट में भेज पाएगा। ये सच में इंसानी दिमाग की एक मास्टरपीस क्रिएशन होगी। और बात करें फ्यूचर लॉन्चेस की, तो मैं इस पर एक कंप्लीट स्टारशिप फ्लाइट सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो बने रहना, क्योंकि आगे जो होने वाला है ना, वो प्योर स्पेस हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।